तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो इंपीरियल एकेडमी की ट्रायल्स देने पहुंच चुका है। किन्मो ने यहाँ पर नोटिस किया कि इंपीरियल एकेडमी में फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाता, जिनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे उन्हें प्रेफरेंस दिया जा रहा था। मगर किन्मो अपने टैलेंट के दम पर सभी ट्रायल्स को पास कर लेता है। आखिरी ट्रायल में तो उसने बड़ा ही गजब का इम्प्रेशन जमाया, जिसे देख एम्परर यान फेंग भी खुश हो गए। वो किन्मो के टैलेंट और उसकी हीलिंग एबिलिटीज पर गौर फरमाते हुए उसे इंपीरियल प्रोटेज का टाइटल दे देते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक उसी सीन से होती है जहाँ पर किन्मो इंपीरियल एडवाइजर की तारीफों के पुल बांध रहा था। तभी पैट्रियार्क उसे बताते हैं कि कुछ सालों पहले इंपीरियल एडवाइजर मेरे पास गाइडेंस के लिए आए थे। मैं तो उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी एबिलिटीज बस कुछ ही टाइम बाद मुझे भी सरपास कर देगी, इसलिए मुझे उसे डिसाइपल बनाने की आइडिया ड्रॉप करनी पड़ गई। खैर, तुम्हारे हिसाब से यांगकांग नेशन राइज करेगा और बाकी की सभी सेक्ट उसके सामने हार जाएंगे, जिनमें हमारा डीमन सेक्ट भी शामिल होगा। अगर एडवाइजर ने सभी सेक्ट को वाइप आउट करने का फैसला लिया और हमारा हेवनली डीमन सेक्ट भी खतरे में पड़ गया, तो बताओ फिर हमने सर्वाइवल के लिए क्या करना चाहिए। जिस पर किन्मो कह रहा था कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हमारे सेक्ट को नेशन में तब्दील कर दो, जो कि यांगकांग से काफी ज्यादा दूरी पर होगा, ताकि यांगकांग चाहकर भी हमारे नेशन पर अटैक न कर पाए। मगर हमारे 360 हॉल्स कॉमन लोगों के साथ डीपली कनेक्टेड है। अगर हमने यांगकांग को छोड़ दिया तो हमारे सेक्ट का फाउंडेशन ही तबाह हो जाएगा। जो सुनकर पैट्रियार्क ने उसे उनका दूसरा ऑप्शन पूछा, जिस पर किन्मो कहता है कि हमें यांगकांग के साथ अलाइन होना पड़ेगा। उनके साथ जुड़ने से हमारी सर्वाइवल का चांस है। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क उस पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुम हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के यंग सेक्ट लीडर होकर भी हमारे ही सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुम्हारी ये सब सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई। उनके गुस्से से ही वहाँ बहने वाली नदी पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। वो कहते, मैंने तो तुम्हारी इस बात पर सीधे तुम्हारा सिर ही कलम कर देना चाहिए। जिस पर किन्मो उनसे कहने लगा कि बस एक बात मुझे ऑनेस्टली बताना, क्या कभी आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया। जिस पर पैट्रियार्क शांत होते हुए कहने लगे कि हाँ, आया तो था। जो सुनकर किन्मो को भी हंसी आने लगी। पैट्रियार्क कहते, ठीक है सेक्ट लीडर, फिलहाल के लिए तुम्हारा सिर सही सलामत है, अब आगे बोलते जाओ। तभी किन्मो कहता है, पैट्रियार्क क्या आपको पता है इंपीरियल एकेडमी में कितने स्कॉलर्स कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस पर पैट्रियार्क ने जवाब दिया 10%। तो किन्मो उनसे एक और सवाल पूछता है कि मुझे ये बताइए यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस पर वो कहने लगे टोटल 72%। जिस पर किन्मो कहता है एग्जैक्टली, और यही तो यांगकांग का असली प्रॉब्लम है। 200 सालों में यहाँ आने वाला हर एक बंदा ग्रेट फैमिली से बिलोंग करेगा, जिनमें से एक भी स्कॉलर कॉमन फैमिली से नहीं होगा। यहाँ के गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे और ग्रेट फैमिलीज और भी ज्यादा रईस होगी। फिर एक न एक दिन पब्लिक का गुस्सा ज्वालामुखी बन के यांगकांग पर फट जाएगा और उस वक्त हम इस दुनिया के सभी कॉमन लोगों को यूनाइट करेंगे। हमारे इस ट्रेंड को तो कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, हम बनेंगे अनस्टॉपेबल। अब किन्मो अपने लजीज ख्याली पुलाव में खोया हुआ था कि तभी पैट्रियार्क ने उसके पुलाव में ढेर सारा नमक मिला दिया। वो कहते, क्या कहा तुमने, क्या तुम यहाँ पर बगावत करना चाहती हो। तुम तो अपने साथ साथ हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को भी मिट्टी में मिला दोगे, और ऐसे वाहियात ख्याल के लिए ही मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाने वाला हूँ। तो किन्मो तुरंत ही उनके हाथ पर अपना गला रखते हुए कहने लगा कि चलिए एक बार की काट ही दीजिए, पता नहीं कब तक मजाक करने वाले हो। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क की हंसी छूट गई। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम 200 साल लगाकर हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को यांगकांग जैसे एक नेशन में तब्दील करना चाहते हो, लेकिन फिर उसके आगे की 200 सालों का क्या होगा। लोग तो हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को हटा देंगे। जिस पर किन्मो कहता है, पैट्रियार्क अब आप ही इस पर कोई सलाह दीजिए। जिस पर पैट्रियार्क कहते हैं कि अगर सच बताओ तो मैं भी नहीं जानता कि 200 सालों बाद क्या होगा, ये तो मैं देख भी नहीं सकता, लेकिन मेरी सोच तुमसे थोड़ी सी अलग है। हमारा द वे ऑफ सेंट लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा है। जब इंपीरियल एडवाइजर राइज हो रहा था तब मैंने उसके एम्बिशंस को रिकॉग्नाइज किया। वो मेरे पास गाइडेंस के लिए आया था, तो मैंने उसे हमारा द वे ऑफ सेंट बता दिया और आज उसी को फॉलो कर रहा है। जिस पर किन्मो कह रहा था कि आपने एडवाइजर को सलाह इसलिए दी क्योंकि आप यांगकांग नेशन के फ्यूचर को शेप देना चाहते थे, ताकि यांगकांग नेशन हमारे हेवनली डीमन सेक्ट का प्रतिबिंब बन जाए, उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन। अगर यांगकांग नेशन द वे ऑफ सेंट को पूरी तरह से कॉपी करेगा तो वही
हमारा हेवनली डीमन सेक्ट बन जाएगा। आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। मेरे ख्याल से आप खुद भी एक सेंट है, जिस पर वो कहते ना मैं कभी सेंट नहीं बन पाऊंगा और ना ही इंपीरियल एडवाइजर बनेगा। जैसा कि तुमने बताया था कि 200 सालों बाद ग्रेट फैमिली सारी पावर को होल्ड करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑलरेडी अपने मकसद में फेल हो चुका हूँ। इसलिए अभी जिम्मेदारी में तुम पर सौंपना चाहता हूँ। इंपीरियल एडवाइजर हेवनली डीमन सेक्ट को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि उसे कंट्रोल करना चाहेगा और तब तुम इसी मौके का फायदा उठाओगे। किन्मो देखता है कि ये सारी बातें करते हुए पैट्रियार्क उनके लिए खाना पका रहे हैं। वो कहते हैं किन्मो तुम काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए एडवाइजर को ये लगेगा कि वो तुम्हें आसानी से अपने कंट्रोल में रख सकता है। अगर वो हमारी द वे ऑफ सेंट को मैनेज कर ले तो उसके हाथों कंट्रोल होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो फिर तुम उसे खत्म करके उसकी जगह लोगे। सो ये था पैट्रियार्क का असली प्लान। वो किसी भी कीमत पर अपने हेवनली डीमन सेक्ट को कुर्बान नहीं होने देंगे। एक तो यांगकांग उनकी परछाई बनेगा या फिर यांगकांग पर हेवनली डीमन सेक्ट अपना कंट्रोल हासिल करेगा। अब यहाँ पर किन्मो उन्होंने कैच की हुई मछलियों के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो बताने लगे कि इस रिवर में 9 ड्रैगन्स की ची पावर इकट्ठा होती है, तो यहाँ मौजूद हर एक फिश में तुम्हें वो ची पावर मिल सकती है। इसलिए तो इन्हें 9 ड्रैगन क्रूशियन का भी कहा जाता। इनमें तुम्हें सिर्फ बोन ही ज्यादा मिलेगी, इसलिए तुम इनसे बस सूप ही बना सकते हो, मगर ये सूप इतना डिलीशियस है कि मजा ही आ जाएगा। तो अब किन्मो भी इस सूप को एंजॉय करने लगा। पैट्रियार्क कहते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर मैंने इस यांगकांग नेशन को ज्वाइन क्यों किया। खैर इसका जवाब है कि मैं इसे सर्व करना चाहता हूँ। मेरा जितना भी नॉलेज है वो इस दुनिया के काम आ जाए। मैं तो एक नई एरा को भी विटनेस करना चाहता था, मगर तब तक शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मगर कोई बात नहीं, मेरी जगह तुम ही इस एरा को विटनेस करोगे। जैसे कि ये चिड़िया, ये बस थोड़ी ऊंचाई से बदलाव देख सकती, लेकिन एक बाज ऊंचाइयों में फ्लाई करते हुए पूरी दुनिया को एज ए हंटिंग ग्राउंड देख सकता है। तुम इतने यंग होकर भी 200 सालों तक का फ्यूचर समझ पा रहे, इसी से समझ आता कि तुम एक क्वालिफाइड लीडर हो। किन्मो तुमने मेरी टेस्ट पास कर ली। कुछ ही महीनों बाद मैं अपनी पोजीशन से इस्तीफा देकर हेवनली डीमन सेक्ट चला जाऊंगा। वहाँ पर मुझे तुम्हारे असेंशन की सेरेमनी की तैयारियां करनी है। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने सेक्ट लीडर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। जिस पर किन्मो कह रहा था पैट्रियार्क, मैं हेवनली डीमन सेक्ट के ऐसे रूल्स को जानता हूँ जो कि कहीं पर लिखा नहीं, लेकिन वो हमारे सेक्ट में मौजूद है। रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी बंदा अपने सेक्ट लीडर को खत्म कर दे वो सेक्ट का नया लीडर बनेगा। और मैं तो फिलहाल 5 ल्यूमिनरीज realm पर हूँ। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि मुझे मारकर मेरी पोजीशन को हथियाना चाहेंगे। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि जब तक मैं हूँ किसी में इतना दम नहीं कि तुम्हें हाथ भी लगाए। यहाँ पर वो किन्मो के कंधे पर हाथ रख के उसे समझा रहे थे कि अब तुमने खुद को भी पुश करना चाहिए ताकि किसी में इतना दम ना हो कि तुम्हें छू भी पाए। यहाँ पर किन्मो ने पैट्रियार्क के हाथ को देखा जो कि उनकी असली उम्र को शो कर रहा था। तो किन्मो कहने लगा कि आपने तो कहा था कि आपके पास 7 सालों का वक्त है। जिस पर पैट्रियार्क बताते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं और ना ही तुम्हारे पास है। तुम अगर हेवनली डीमन सेक्ट को सही राह दिखा पाओ और सभी डिसाइपल्स का दिल जीत लो, तब कोई तुम्हें मारने का नहीं सोचेगा और ना ही इस बारे में सोचने की हिम्मत दिखाएगा। तुम्हें तो उनका होली लीडर बनना है। यहाँ पर वो कह रहे थे कि अब वो जमाना नहीं रहा जहाँ पर कोई एक बंदा पूरी दुनिया को डोमिनेट करे। एक या दो एंसेस्ट्रल टीचिंग के भरोसे रहना सही नहीं, तुम्हें नए दौर को अपनाना होगा। तुम्हें हमेशा अपने कंपटीटर्स को फेस करना है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसके बाद पैट्रियार्क वापस अपने रेसिडेंस में आ चुके थे, जहाँ पर एल्डरों ने बताते हैं कि सीक्रेट लेडी आपसे मिलना चाहती है, मगर पैट्रियार्क ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि मेरे माइंड में ऑलरेडी कोई है जो सीक्रेट सेक्ट लीडर की पोजीशन संभालेगा, इसलिए उसे यहाँ से वापस भेज दो। वेल बंदी कोई और नहीं बल्कि सी थी। वो वहाँ से वापस लौटते हुए कहने लगी कि अभी तक तो असेंशन सेरेमनी शुरू भी नहीं हुई। अगर ये सीक्रेट लेडी नए लीडर से बेहतर है तो आप लोगों ने लीडर की पोजीशन उसी के हवाले करनी चाहिए। यहाँ पर वो खुद के बारे में बात कर रही थी, मैं भी आगे चलकर किन्मो को चैलेंज करे। वही दूसरी तरफ किन्मो अभी भी फ्लावर लेन में लोगों का इलाज कर रहा था और तब तक हुलिंग ने अपनी बैग पैक कर ली। वो कहती सर बताए फिर हम इंपीरियल एकेडमी कब शिफ्ट होने वाले हैं। जिस पर किन्मो कह रहा था कि वहाँ के क्लासेस 2 दिनों बाद शुरू होंगे, तब तक मैं यहीं पर रुक के इन पेशेंट्स को ट्रीट करूंगा। और उतने में एक सिपाही अपने साथी को लेकर किन्मो के पास पहुँच गया।
वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इसे बचा लीजिए। जब ये बैटलफील्ड पर था तभी हॉर्न आर्मी ने इस पर मिरर फ्लैश किया और तभी से इसकी तबीयत बस दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। हमारे जनरल नहीं चाहते थे कि ये मारा जाए तो उन्होंने इसे बॉर्डर से सीधा कैपिटल भेजा, जिस पर किन्मो कह रहा था कि मुझे अफसोस है मगर तुम्हारा दोस्त ऑलरेडी मर चुका। जिस पर वो बंदा इमोशनल होकर कहने लगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते, इसकी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। तो किन्मो बताता है कि हाँ बस इसकी सांसें चल रही, दरअसल इसकी बॉडी पर बारबेरियन नेशन ने वुडू का मैजिक किया था। वो पॉइजन उसकी सोल को अफेक्ट कर चुका है, इसलिए मैं चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। मगर किन्मो ने उस बंदे को प्योर यांग इंसेक्ट रिफाइनिंग पिल का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। वो कहता है कि आगे चलकर अगर कोई भी वुडू से अफेक्ट हो जाए तब इस पिल को लेने से वो ठीक हो जाएगा, उन सिपाहियों की जान बच जाएगी। जो सुनते साथ ही वो सोल्जर रोते हुए किन्मो के सामने अपना सिर पटकने लगा। तो किन्मो तुरंत ही जाकर उसे संभाल लेता है। अब उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस यूजी वहाँ पर पहुँच गई। वो बताती है कि ये किंगमैन पास का सिपाही था जो कि फिलहाल बारबेरियन नेशन के साथ जंग में बिजी है। तुम्हारे इस पिल की वजह से हजारों सोल्जर्स की जान बच जाएगी, उसके लिए शुक्रिया। तभी किन्मो उससे कहता है अरे गोलू गोलू तुम तो इस कॉस्ट्यूम में गजब लगती हो यार, खैर बताओ यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिस पर यूजी उसे बताने लगे कि हमारी एक एल्डर न जाने कितने ही सालों से बिस्तर में पड़ी है, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। हमने उन्हें न जाने कितने ही सारे हीलर्स को दिखा दिया मगर कोई उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा, इसलिए वो तुमसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर किन्मो सोच में पड़ गया कि आखिर एल्डर है कौन, इसलिए उससे पूछ रहा था कि कहीं हमारे एम्परर बीमार तो नहीं हो गए। लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था तब तो पूरी तरह से ठीक थे। जिस पर यूजी कहती कि मेरी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा बीमार है, यानी कि हमारे एम्परर की मदर। क्या तुम्हें पता है मेरे फादर ने तुम्हें विजन मिरर इलीगली क्रॉस करने पर भी पनिश क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि तुम उनकी मदर को ठीक कर पाओगे। तो किन्मो थोड़ा सा परेशान होकर पूछने लगा कि अगर मैं इसमें फेल हुआ तो क्या होगा? जिस पर यूजी कहती कि फिर तो मेरे फादर भी तुम्हारी गर्दन कटने से नहीं बचा सकते। और यहाँ पर यूजी काफी ज्यादा सीरियस थी। जिसके बाद हमें राजमाता के कमरे का सीन दिखाया गया, वहाँ पर ढेर सारे हीलर्स थे। तभी किन्मो ने जाकर उन्हें ग्रीट किया मगर वो लोग तो किन्मो को वहाँ देख बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके हिसाब से किन्मो इतना यंग है कि वो ठीक से मेडिसिन की बुक भी नहीं पढ़ पाता होगा, इसलिए वो कहने लगे कि हम मदर इम्प्रेस को इस बच्चे के हवाले नहीं कर सकते। अब यूजी उन्हें कोई जवाब दे पाई इससे पहले मदर इम्प्रेस कहने लगी कि हीलर शाओ ने भी इस बच्चे के बारे में यही कहा था और फिर वो मारा गया। जिसके बाद वो किन्मो से कहते कि चलो इन्हें अपनी एबिलिटीज दिखा दो। तो किन्मो अपने ग्रैंड टूम के धागे का यूज करते हुए उनकी पल्स को चेक करने लगा। यहाँ पर किन्मो को काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें आ रही थी, तो किन्मो ने उनके ब्लड को अपनी हेवनली आइज से चेक किया। यहाँ पर किन्मो को एक इंसेक्ट नजर आता है तो तुरंत ही यूजी को बताने लगा कि मदर इम्प्रेस को तो किसी ने पॉइजन किया है, इसे कहा जाता है 1000 फोल्ड वेनम। जो सुनते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। किन्मो बता रहा था कि इस पॉइजन को 1023 पॉइजनस सब्सटेंसेस का यूज करके बनाया गया है, यानी कि इनकी बॉडी में फिलहाल 1023 तरह के अलग अलग जानलेवा पॉइजन्स मौजूद हैं। अगर तुमने किसी एक पॉइजन को क्योर किया तो उसका एंटीडोट दूसरे पॉइजन के साथ मर्ज होकर एक नए पॉइजन को ट्रिगर कर रहा, यानी कि तुम जितना ज्यादा इसे क्योर करोगे उतना ही ये पॉइजन और भी बढ़ता जाएगा। यूजी कहती है कि शायद इसी वजह से हमारे इंपीरियल फिजिशियंस फेल हो गए, उनकी हर एक रेमेडी एक नया पॉइजन बनाती गई। उतने में ही मदर इम्प्रेस किन्मो से पूछने लगी कि बताओ तुम्हें इस पॉइजन के बारे में कैसे पता चला? जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरी फैमिली के एल्डर ने मुझे इस बारे में बताया था। जो सुनते साथ ही इम्प्रेस इस एल्डर के बारे में और ज्यादा जानकारी पूछने लगी कि वो फिलहाल कहाँ पर हैं। तो किन्मो ने उन्हें बताया कि मेरे ग्रैंडपा फिलहाल ग्रेट डाचू में हैं। और उतने में एक हीलर कहने लगा कि 1000 फोल्ड वेनम को तो जेड फेस पॉइजन किंग ने क्रिएट किया था, आज तक इसे किसी ने देखा भी नहीं, इसी वजह से कोई इस पॉइजन को क्योर भी नहीं कर सकता। प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हम आपको क्योर नहीं कर पाएंगे। इधर किन्मो सोचने लगा कि पॉइजन किंग ने एक खतरनाक पॉइजन क्रिएट किया था, मगर ये तो मैंने ग्रैंडपा मास्क के घर पर देखा है। तभी यूजी बताती है कि पॉइजन किंग तो मानो गायब ही हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके और उनके डिसाइपल के पीछे कई सारे दुश्मन लगे थे, तो पॉइजन किंग गायब हो गए और उनके डिसाइपल ने अपने फेस पर एक स्कार लगाकर वो भी वैनिश हो गया। 200 सालों से पॉइजन किंग की कोई खबर नहीं, लेकिन जब हम ग्रेट डाचू आए थे उस वक्त मैंने उस पॉइजन किंग को देख लिया। किन्मो सोचता है कि शायद ये लोग ग्रैंडपा मास्क की ही बात कर रहे। बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि वो हमेशा मास्क लगा के रहते, उनका असली चेहरा तो मैंने भी नहीं देखा। उतने में ही इम्प्रेस उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे क्योर कर पाओगी, मगर किन्मो तो अपनी ही सोच में खोया हुआ था। उसे लगता है कि ग्रैंडपा मास्क ने तो कभी डाचू की बाहर पाव भी नहीं रखा, फिर वो इन्हें पॉइजन कैसे करेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं इस पॉइजन को क्योर कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ
कुछ बातें जाननी होगी। शुरू से लेकर अभी तक आपको कौन से मेडिसिन दिए गए, मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। साथ ही मुझे 1023 पैलेस के सर्वेंट्स की जरूरत पड़ेगी, 1023 उड़न के बोर्ड्स और 1023 एमराल्ड आइज वाले मेंढक। ये सब सुनकर तो वो सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये लड़का सर्वेंट्स, उड़न की प्लेट्स और मेंढक लाकर पॉइजन को हील कैसे करेगा। जरूर से ये कोई चालबाजी कर रहा। अगर ये पॉइजन को क्योर नहीं कर पाएगा तो यकीनन मारा जाएगा, और क्या पता इसके साथ हमारा भी नंबर लग जाए। उतने में एम्प्रेस ने किन्मो की रिक्वेस्ट को अनुमति दे दी। तो अब इंपीरियल सोल्जर्स ने जंगलों से मेंढक को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वहीं पर 1023 मेड्स ब्लैक एंड व्हाइट वुडन प्लेट्स लेकर जमा हो गई। किन्मो सबको बताता है कि ब्लैक कलर यिन को दर्शाएगा और व्हाइट कलर यांग को, इसलिए अब मैं जिस तरह से आपको कमांड दूंगा आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को बदलते रहना है। तो अब किन्मो ने उन मेड्स की पोजीशन को चेंज करना शुरू कर दिया। कभी वो यिन यांग का कॉम्बिनेशन बनाता तो कभी सिर्फ यिन का। जो देख यूजी कहती है कि ये प्लेट्स हर एक वेनम को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर किन्मो यिन और यांग के फॉर्मूलाज को जोड़कर ये देखना चाहता है कि कौन से मेडिसिन से 1000 फोल्ड वेनम क्योर होगा। इंपीरियल फिजिशियंस भी ये देखकर हैरान था कि ये बच्चा अंकगणित का यूज करके पॉइजन को हटाना चाहता, ये तो इनक्रेडिबल है। अब किन्मो ने अपनी काउंटिंग के साथ उनकी पोजीशंस को चेंज करना शुरू कर दिया। पॉइजन को बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इंपीरियल हीलर कहने लगे कि अगर किन्मो 1023 टॉक्सिन्स में से एक कोर टॉक्सिन को पहचान पाया तो उसे फिर क्योर मिल जाएगा। इसमें बस एक ही ऐसा टॉक्सिन है जो कि बाकी के 1000 पॉइजन को एक्टिवेट रख रहा। अगर उसे ही खत्म किया जाए तो बाकी के अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मगर वो कह रहे थे कि इस बंदे की वाइटल एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं, ये थोड़ी ही देर में फेल हो जाएगा। वहीं पर हम यूजी के चेहरे पर भी परेशानी क्लियरली देख पाते हैं। इधर काफी देर तक प्लेट्स को चेंज किया जा रहा था और फाइनली किन्मो ने असली कल्प्रिट को ढूंढ लिया, जो देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए। अगर इन यांग को प्रॉपरली बैलेंस किया जाए तो 1000 फोल्ड वेनम अपने आप न्यूट्रलाइज होगा। वो हीलर्स कह रहे थे कि इस बंदे ने हजारों बदलाव करके क्योर ढूंढा है, इसके स्किल की जितनी तारीफें की जाए वो कम होगी। और अब किन्मो अपना फाइनल प्रिस्क्रिप्शन रेडी करता है, जिसके इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा सिंपल थे। वहीं पर हीलर कहने लगी कि मैं लगभग 100 सालों से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर अभी तक अपनी स्किल्स को ठीक से समझ ही नहीं पाया था। इस यंग जीनियस से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मेडिसिन एग्जैक्टली होती क्या है। जिसके बाद वो किन्मो से कहने लगे कि हीलर शाओ की मौत आपके सामने हुई थी, मगर ये तो उनकी खुशनसीबी है। अब यहाँ पर किन्मो ने मेडिसिन को बनाना शुरू कर दिया। एम्प्रेस ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, मगर उन्हें अब बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वहीं पर यूजी तो हैरान होकर कहने लगी कि चरवाही, तुझे तो अल्केमी फर्नेस की भी जरूरत नहीं पड़ रही, तुमने तो बिना फर्नेस की इन मेडिसिन को रिफाइन कर लिया। जिस पर हीलर बताने लगे कि इन्होंने अपनी वाइटल एनर्जी से वाटर एंड फायर को ब्लेंड करके मेडिसिन की पावर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये तो ड्रैगन टाइगर सिनर्जी टेक्निक है, जो कि 200 सालों पहले ही लॉस्ट हो गई थी। बाकी के हीलर्स भी इस लेजेंडरी टेक्निक को देखकर हैरान थे। तो किन्मो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम सभी को ये सिखा दूंगा। जो सुनते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। किन्मो सोचता है कि ग्रैंडपा मास्क ने बताया था कि फार्माकोलॉजी ही अल्केमी की मेन चाबी है और टेक्निक तो बस एक सप्लीमेंट। पता नहीं फिर ये लोग टेक्निक पर इतना ध्यान क्यों दे रहे। और अब किन्मो ने रिफाइन की हुई पिल को इम्प्रेस को खिलाया गया। थोड़ी देर में उनकी बॉडी से ढेर सारी ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगी थी। वो सभी जहरीले कीड़ों की शक्ल में रूम में फैलने लगी। तो किन्मो ने जो मेंढक मंगाए थे वो तुरंत ही उन्हें चट करने लगे। इतना ही नहीं, इम्प्रेस के मुंह से भी ढेर सारे सेंटीपीड्स बाहर आ रहे थे, जिन्हें इन सभी फ्रॉग्स ने मिलकर साफ कर लिया। अब जैसे इम्प्रेस का पॉइजन खत्म हुआ, उस कमरे की रौनक दोबारा से वापस आ गई। यहाँ पर किन्मो को एक बग नजर आया जिसे मेंढक भी खा नहीं पा रहा था। तो किन्मो समझ जाता है कि ये बग ही इस पॉइजन की जड़ था, मगर किन्मो भी उसे कैप्चर नहीं कर पाता। अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मदर एम्प्रेस किन्मो के साथ टहलने आई थी। वो तो किन्मो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि किन्मो के अलावा उन्हें और कोई भी बचा नहीं सकता था। साथ ही वो किन्मो से कहने लगी कि तुम्हारी स्किल्स को देखकर मुझे किसी की याद आ गई। उनका नाम है जेड फेस पॉइजन किंग, जिसने 200 सालों पहले हर एक सेक्ट के मास्टर को पॉइजन किया था। तो किन्मो भी एक्साइटेड होकर उनसे पूछने लगा कि क्या आप कभी पॉइजन किंग से मिली हो। जिस पर एम्प्रेस बताने लगी कि जब मेरे हस्बैंड यानी कि हमारे लेट एम्परर की डेथ हुई थी, उसकी कुछ सालों बाद पॉइजन किंग से मेरी मुलाकात हुई। हमने कई दफे सीक्रेट मीटिंग्स की थी। इनफैक्ट मैं तो पूरी तरह से उसके प्यार में गिरफ्तार हो गई। वेल, उस जमाने में हमारे यहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम बंदा हुआ करता था, लेकिन वही पॉइजन किंग है, ये बात किसी और को पता नहीं थी। पॉइजन किंग ने अपने मुखौटे के पीछे अपनी असली पहचान को हमेशा छुपा के रखा। कई सारी औरतें उस हैंडसम बंदे से प्यार करती थी और उसने उन सभी के दिल तोड़ दिए। पॉइजन किंग ने अपना एक डिसाइपल भी बनाया था, उसे युआनचिंग द यंग पॉइजन किंग के नाम से
जाना गया, मगर उस बंदे ने अपने ही मास्टर यानी कि पॉइजन किंग को धोखा देकर उसकी असली पहचान को अनकवर कर दिया। इसलिए न जाने कितने ही सारे दुश्मन पॉइजन किंग के पीछे पड़ गए। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने तो उसे बोला था कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, मगर दूसरी भी कई सारी औरतें उसके पीछे पड़ी थी। ये सब सुनकर तो किन्मो हैरान ही हो गया। वो सोचता है कि ग्रैंडपा मास्क और इम्प्रेस के दरमियान लव रिलेशन था। लगा ही नहीं कि मेरे ग्रैंडपा इतने ज्यादा रोमांटिक होंगे। वहीं पर इम्प्रेस बताती है कि पॉइजन किंग की पसंदीदा औरत सिर्फ मैं थी, मगर फिर भी मैं उसे रोक नहीं पाई और आखिरकार वो यहाँ से चला गया। हमारी जिंदगी हमेशा सरप्राइजेस से भरी होती है। जिस 1000 फोल्ड वेनम ने मुझे इतने सालों से बीमार रखा, वो पॉइजन उस बंदे ने इजाद किया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। उतने में ही किन्मो उनसे पूछने लगा कि इम्प्रेस, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पॉइजन किंग ने आपको जहर दिया था? जिस पर वो कहने लगी, ना, वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल ये काम उसी के डिसाइपल यानी कि युआन चिंग का है, जो कि फिलहाल इंपीरियल एडवाइजर के लिए काम कर रहा। एडवाइजर के ऑर्डर पर ही उसने मुझे पॉइजन किया होगा। वहीं दूसरी तरफ युआन चिंग का बग उसके पास आकर उसे दिखा देता है कि कैसे किन्मो ने इम्प्रेस के 1000 फोल्ड वेनम को क्योर कर दिया। जो देख युआन चिंग एडवाइजर से कहने लगा कि ये लीजिए, आपका नया डिसाइपल आ चुका है। इसने मेरे किए कराए काम पर पानी फेर दिया। अब तो हमें किसी नए पॉइजन की जरूरत पड़ेगी। मगर एडवाइजर इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि रानी माँ और मेरे दरमियान कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। कुछ सालों पहले उन्होंने मेरे बदलाव के काम में टांग अड़ाई। वो पूरी तरह से मेरी सोच के खिलाफ थी ताकि वो अपने बेटे के तख्त को बचा पाए। इसलिए मैं भी पॉइजन का यूज करने पर मजबूर हो गया। मैं उन्हें खत्म नहीं करना चाहता था। मैं तो बस ये चाहता था कि वो राजनीतिक अफेयर से दूर रहे। उन्हें पॉइजन करने के बाद एम्परर पूरी तरह से सुधार करने पर ध्यान दे सकते थे। कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया और कुछ सेक्ट हमारे खिलाफ हो गए, मगर अब मैंने एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया है कि खुद एम्परर भी मुझे रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ एम्प्रेस किन्मो को बता रही थी कि एडवाइजर ने हमेशा यही चाहा कि मैं मारी जाऊं, क्योंकि मैं उसकी सुधार कामों के खिलाफ थी। उसके रिफॉर्म वर्क में अड़चने पैदा करने की वजह से वो मुझसे नफरत करता था। जिस पर किन्मो कहने लगा कि आप जानती थी कि युआन चिंग ने आपको पॉइजन किया है, तो फिर आपने उसके एम्परर के पास शिकायत क्यों नहीं की? जिस पर मदर एम्प्रेस कहती कि एम्परर को पता था कि मुझे एडवाइजर ने ही पॉइजन किया, मगर उसने देखा कि एडवाइजर की हर एक सोच बदलाव ला रही, तो उसने एडवाइजर के खिलाफ एक्शन न लेकर मुझे क्योर करवाने पर ध्यान दिया। तुमने मिशुई बॉर्डर क्रॉस करके बहुत बड़ा क्राइम किया था, मगर फिर भी तुम्हें माफी मिल गई, वरना यूजी की बातें भी एम्परर के सामने कोई मायने नहीं रखती। एक आउटकास्ट को माफ करना बहुत बड़ा क्राइम है, मगर फिर भी एम्परर ने तुम्हें माफ किया क्योंकि उसे पता था कि तुम ही मुझे ठीक कर सकते हो। खैर 1000 फोल्ड वेनम की अगर बात की जाए तो वो वही बंदा जान सकता जो कि पॉइजन किंग का डिसाइपल हो। तो बताओ फिर पॉइजन किंग कैसे है? जिस पर किन्मो कह रहा था कि ग्रेट डाचो में वो पूरी तरह से सेफ है। जो सुनते साथ ही एम्प्रेस इमोशनल हो गई। वो किन्मो से पूछ रही थी कि क्या उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा था ताकि तुम मुझे हील कर पाओ? क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करता है? मगर इन सब सवालों के जवाब किन्मो के पास नहीं थे। वो तो बस इतना जान गया कि एम्प्रेस तो अभी भी एल्डर मास से मोहब्बत करती। वहीं पर एम्प्रेस उसे बता रही थी कि अब तुम्हें संभाल कर रहना होगा। तुमने यंग पॉइजन किंग युआन चिंग के जहर को नाकाम किया है, तो बंदा जरूर से तुम्हें टारगेट करेगा। तो किन्मो भी उनकी बात को मानकर उन्हें ग्रेट करके वहाँ से रवाना हो गया। इधर युआन चिंग एडवाइजर से कह रहा था कि आप हमेशा आगे की सोच रखते हो और मैं पुरानी दुश्मनी पर नजर रखता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप केयरफुल रहें। मैंने आपकी इंजुरीज को काफी हद तक हील कर दिया है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने जूनियर से मिलना चाहता हूँ। तो एडवाइजर उसे सलाह दे रहा था कि तुमने इम्प्रेस मदर की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना वो तुम्हें खत्म करने में जरा भी हेजिटेट नहीं करेगी। उसे अच्छे से पता है कि तुम्हारा जूनियर यहाँ आ चुका, तो हो सकता है कि उसने तुम्हारे लिए ऑलरेडी जाल बिछा दिया हो। जिस पर युआन चिंग कहता है कि आपने ही मुझे उन्हें पॉइजन करने की ऑर्डर दी थी, तो वो आपको छोड़कर भला मुझे क्यों मारेगी? मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। जिस पर एडवाइजर कहने लगा कि शायद एक बात तुम भूल गए, तुम्हारे मास्टर और एम्प्रेस का लव अफेयर था, मगर तुमने पॉइजन किंग की आइडेंटिटी रिवील करने की वजह से पूरी दुनिया उनकी दुश्मन बन गई। तुम्हारी वजह से ही उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, इसलिए वो खुद के लिए तो नहीं मगर अपने लवर यानी कि पॉइजन किंग की खातिर तुम्हें जरूर से खत्म कर देगी। पॉइजन किंग ग्रेट डाचो का आउटकास्ट है और उसका डिसाइपल यहाँ का इंपीरियल प्रोटेज, इसलिए इम्प्रेस से संभाल कर रहना। अब अगले ही दिन से इंपीरियल एकेडमी की क्लासेस शुरू हो गई और पहला लेसन था तलवारबाजी पर। जैसे ये लोग हॉल में पहुंचे वहाँ का दरवाजा बंद हो गया और फिर अचानक से इन सभी पर सोर्ची पावर से अटैक होना शुरू हो जाते हैं। ये बेचारे सभी डिसाइपल्स तो जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। किन्मो सोचता है कि शायद ये लोग हमें डराना चाहते, और अब किन्मो ने देखा कि तलवारबाजी का सुपरवाइजर जो कि कोई और नहीं बल्कि जियान सानशिंग थे। यही हेवनली डीमन सेक्ट के सोड हॉल के मास्टर भी हैं। और
किन्मो ने इन्हें ट्रायल में हरा दिया था। और अब मास्टर जियान इन सभी डिसाइपल्स को बताने लगे कि हानगोंग हॉल सोर्ड स्टडीज का दिल है, इसलिए तुम्हारे यहाँ आते ही मैंने इस हॉल में तलवारबाजी का माहौल जमाया। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि हानगोंग का मतलब क्या है? जिस पर किन्यून कह रहा था कि एक सेंट जब 3 तलवारों को पजेस करे तब उसे हानगोंग कहा जाता। तुम ना ही सोर्ड को देख पाओगे और ना ही उसे महसूस कर पाओगे। अगर उससे स्ट्राइक भी हो गई तो भी कोई ट्रेस नहीं छूटेगा। ये सोर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर सकती और वो भी बिना उस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करे। ये डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा इम्प्रेसिव था कि सभी डिसाइपल्स को इस रन पर पहुंचने की मोटिवेशन मिल गई। मास्टर जियांग सानशिंग बताते हैं कि जब तुम्हारी सोर्ड कल्टीवेशन हानगोंग रेल्म पर पहुंच जाए तब समझ जाना कि तुमने सोर्ड के जरिए एनलाइटनमेंट हासिल कर ली। इस दुनिया में बस एक ही बंदे ने इस लेवल को अचीव किया है, जिन्हें सोर्ड सेंट ऑफ हानगोंग के नाम से जाना जाता। मेरे ख्याल से वो यहाँ पर ग्रैंडपा चीफ की बात कर रहे थे और उतने में किन्यून उनसे पूछता है कि हमें इस रेल्म पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा। जिस पर मास्टर जियान कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी सोर्ड ची का यूज करके तुम लोगों पर हमला किया था, जिसे तुम लोग बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाए। यहाँ पर बस एक ही बंदे ने उसे काफी अच्छे से मैनेज किया, तो उसे छोड़कर बाकी तुम सभी को बेसिक सोर्ड मूव्स को दोबारा से सीखना होगा। जिस पर वे यंग बता रहा था कि सोर्ड की बेसिक मूव तो हमने बचपन में ही प्रैक्टिस की थी, क्या उन्हें दोबारा से सीखने की जरूरत है? जिस पर मास्टर जियान कहने लगे कि सोर्डमैनशिप के बेसिक को कम मत समझना, अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही कमजोर है तो एडवांस लेवल पर जाने का क्या फायदा। एक बार मेरी एक बच्चे से मुलाकात हुई थी जो कि स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म पर होकर भी उसका फाउंडेशन हद से ज्यादा सॉलिड था। मैंने उसी की कल्टीवेशन लेवल पर उसका मुकाबला किया और यकीन मानो उस बंदे ने बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी वाट लगा दी। तब मुझे समझ आया कि तलवारबाजी की बेसिक मूव्स कितनी ज्यादा जरूरी है। बेयंग और बाकी के सभी लोग इस बच्चे के बारे में जानकर हैरान थे। उन्हें क्या पता कि वो बच्चा तो फिलहाल इन्हीं के बीच में है। और अब मास्टर जियान ने इन सभी को एक टास्क देकर किन्मो को प्राइवेटली बात करने बुला लिया। जैसे उन्होंने किन्मो को आवाज लगाई, ये सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें ये लग रहा था कि किन्मो को प्राइवेट लेसन्स मिलेंगे। इधर साइड हॉल में जाते ही मास्टर जियान किन्मो को ग्रीट करते हुए पूछने लगे कि यंग मास्टर, क्या आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया? जिस पर किन्मो कह रहा था कि आपने काफी अच्छी प्रोग्रेस की, मगर आप सिर्फ सोर्ड पर ही ज्यादा फोकस करते हो, बाकी सब नजरअंदाज हो जाता। आपने अभी तक सभी स्ट्रेंथ को यूनाइट नहीं किया। जो सुनकर मास्टर जियान किन्मो से गाइडेंस मांगने लगे। इधर डिसाइपल्स में तो कुछ और ही डिस्कशन हो रहे थे। वो कहते हैं कि किन्मो को मास्टर स्पेशल लेसन दे रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो किन्मो हमसे आगे निकल जाएगा, हम फिर उसे कभी भी हरा नहीं सकते। अब इन बेवकूफों को ये कौन समझाए कि किन्मो लेसन लेने नहीं बल्कि देने गया था। अब उन्हें कुछ भी करके किन्मो को सबक सिखाना था, इसलिए वो दोबारा से उसके घर पहुंच गए। हुलिंग कहती, सर अरे ये तो वही बंदे हैं जिन्हें पिछली बार आपने बुरी तरह से धो दिया था। इधर इन लोगों ने अपने हियरिंग को सील कर दिया ताकि किन्मो के डिमोनिक मंत्रास का उन पर कोई असर ना हो पाए। वहीं पर किन्मो ने दोबारा से अपनी उसी एक्शन को रिपीट मोड पर करते हुए इन लोगों को धोना शुरू कर दिया। किन्युन सी और वेयांग ये धुलाई छुप कर देख रहे थे। यहाँ पर वेयांग इन दोनों से कहने लगा कि प्लीज किसी को मत बताना, लेकिन पिछली बार भी किन्मो ने इनकी ऐसी ही धुलाई की थी। इधर हुलिंग उन सभी की तलवारें और ट्रेजर छीनते हुए कह रही थी कि हर बार मुंह उठा के यहाँ आते रहते हो, अब तो तुम्हें मार खाने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर किन्मो कहता है, चलो हुलिंग हमें अकेडमी जाना पड़ेगा। अभी दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी एक डिसाइपल किन्मो से कहने लगा कि ज्यादा उड़ मत, जल्दी स्कॉलर्स रेसिडेंस की तीनों पावरफुल जीनियस यहाँ पर आने वाले हैं, फिर देखते हैं तुम उनके सामने कैसी अकड़ दिखाओगे। इधर वेयोंग कहने लगा कि जो भी स्कॉलर रेसिडेंस में पावरफुल होगा वही यहाँ का सीनियर बनेगा। पता नहीं वो सीनियर वापिस आने के बाद मेरे दोस्त किन्मो का क्या हशर करेंगे। इधर किन्मो ब्रिज के पास पहुँचते ही उसे एक बंदा नजर आया। उसकी बॉडी से किन्मो को बहुत ही भयानक किलिंग इंटेंट महसूस होने लगा। वो सोचता है कि मानो ये बंदा किसी जंग से वापस आया हो। अभी दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, मगर उस बंदे ने किन्मो को ग्रीट किया और सीधे वहाँ से रवाना हो गया। जिसके बाद किन्मो मास्टर जियान के पास पहुँच गया, जो कि उसे टियानलू टावर में लेके आए थे। वो किन्मो को बताते हैं कि इस टावर को हमारे पैट्रियार्क और इंपीरियल एडवाइजर ने मिलकर बिल्ड किया था। इसमें हर तरह की कल्टीवेशन टेक्निक और एंशिएंट टूम्स यानी कि दस्तावेज हैं। ऑर्डिनरी डिसाइपल्स बस पहले ही फ्लोर तक एंटर कर सकते, जहाँ पर उन्हें ढेर सारी बुक्स
पढ़ने मिलेगी। यहाँ पर किन्मो को अलग अलग नेशंस के नाम और सेक्शन नजर आए। वो कहता है कि शायद इन सभी डायनेस्टीज को यंग कांग ने हराया होगा। जिसके बाद वो मास्टर जियान से सेकंड फ्लोर के बारे में पूछने लगा। तो बताते हैं कि जब आप लियू हे रेल्म पर पहुंच जाओगे तब आपको मिस्टिक डिसाइपल की रैंकिंग हासिल होगी। उसके बाद ही आप ये टोकन दिखाकर सेकंड फ्लोर पर जा सकते हो। और फिर मास्टर जियान उसे अपने टोकन के साथ सेकंड फ्लोर पर लेके गए, जहाँ पर ग्रैंडपा डेफ की बनाई हुई पेंटिंग्स मौजूद थी। वेल, ग्रैंडपा डेफ को पेंटिंग सेज ऑफ टियांतो के नाम से भी जाना जाता था। इंपीरियल एडवाइजर भी उनकी पेंटिंग के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ढेर सारी पेंटिंग्स का कलेक्शन किया था। वहाँ के एक दूसरे कमरे में इंपीरियल एडवाइजर ने स्टारलाइट को गैदर करके रखा था। इनकी मदद से इंपीरियल अकेडमी के डिसाइपल चेस फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। और अब तीसरे फ्लोर के बारे में भी किन्मो को बताया गया। वहाँ पर बस रॉयल फैमिली के लोग और कुछ ऑफिशियल्स को ही एंट्री थी। वेल, इस थर्ड फ्लोर पर सभी नेशन के क्लासिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। साथ ही वहाँ पर ट्रेड रिपोर्ट्स भी स्टोर किए जाते थे। किन्मो कहने लगा कि वाकई ये टियानलू टावर तो ट्रेजर की तिजोरी है। चलो फिर हुलिंग, हम भी फर्स्ट फ्लोर से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। किन्मो की एक्साइटमेंट देखकर तो मास्टर जियान की भी हंसी छूट गई। वहीं दूसरी तरफ वेयोंग ने कुछ डिसाइपल्स को बता दिया कि कैसे किन्मो ने स्कॉलर रेसिडेंस के लोगों की धुलाई की थी। जो सुनते साथ ही सभी कल्टिवेटर्स जोर जोर से हंसने लगे। इतना ही नहीं, उन यंग मास्टर्स के वापस आने के बाद उन्हें काफी ज्यादा चिढ़ा रहे थे। और उतने में वो बंदा अपने सीनियर मार्शल ब्रदर से टकरा जाता है। उसका सीनियर पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें कुटने की जरूरत किसने दिखाई। अपने सीनियर को सामने देखते साथ ही वो बंदा तो इमोशनल होकर रोने लगा। वो कह रहा था, सीनियर अब आप ही हमें इंसाफ दिलाए। दरअसल वो ग्रेट डाचुक आउटकास्ट अपनी फॉक्स को लेकर यहाँ आया था और उसने हमें 2 बार कूट दिया। साथ ही साथ हमारी तलवारें और ट्रेजर भी हमसे छीन ले गए। इतना ही नहीं, उसने तो ये सारी दुख भरी दास्तां पूरे अकेडमी में फैला दी। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। जो सुनकर सीनियर गुस्से में कह रहा था कि तुमने एक नहीं बल्कि 2 बार मार खाई। मुझे तो ऐसा लग रहा कि तुमने ही जानबूझकर उसके साथ फाइट की और जब पहली बार हार गए तो दोबारा से उसे मारने चले गए। मानना पड़ेगा उस आउटकास्ट में कुछ तो बात जरूर है। थोड़ी देर पहला ब्रिज पर हमारी मुलाकात हुई। मेरी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था, क्योंकि मैं अभी भी एक ब्रूटल जंग के मैदान से वापस आया हूँ। और उस बंदे ने मेरे पास आने से पहले ही मेरे इंटेंट को महसूस करते हुए अपनी वाइटल एनर्जी को हाइड कर लिया। उसके हर एक कदम पर ऑफेंस और डिफेंस क्लियरली महसूस हो रहा था, जिसके चलते मुझे मजबूर होकर उसे ग्रीट करना पड़ा ताकि हम दोनों के दरमियान का टेंशन कम हो जाए। वेल, इसे चीपा और लॉ के टिकट कहा जाता है, जहाँ पर शांत चेहरे के पीछे गुस्सा छुपा रहता। लास्ट टाइम जब मैं अपने मास्टर बाशान के साथ ट्रैवल कर रहा था तब हमारी अचानक से टियांची सेक्ट के मास्टर से मुलाकात हो गई। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे ही मौसम में बदलाव हो गए, मगर फिर उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया और चुपचाप से गुजर गए। उस वक्त तो मुझे इसका मतलब नहीं समझा, मगर आज समझ गया हूँ। लड़ाई झगड़े रोकने के लिए ये टिकट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तुम लोग कभी ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं जाते, इसलिए तुम्हारा मार खाना तो कंफर्म था। उतने में एक बंदा बताने लगा कि वो आउटकास्ट खुद को 5 ल्यूमिनरीज का इनविंसिबल मानता जा रहा, वो आपकी जरा भी इज्जत नहीं करता। और तभी वहाँ पर एक और सीनियर कल्टिवेटर पहुँच गई। वो कहने लगी कि शायद आप उस जूनियर को सबक सिखाना चाहते हो। इधर वेयोंग को टेंशन आ रहा था कि यहाँ पर तो एक के बाद एक सीनियर की एंट्री हो रही। साथ ही साथ वो अपने वुल्फ गुलाम से पूछ रही थी कि बताओ क्या स्कॉलर रेसिडेंस को एक नए सीनियर की जरूरत है? जहाँ तक मुझे लग रहा हमारे सीनियर शाओ अब बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। उतने में सीनियर शाओ ने अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते उस गुलाम को वहीं पर घायल कर दिया। वेल, इस बंदी को किंग होंग नाम से जाना जाता था। अब ये दोनों एक दूसरे को घूरी रहे थे कि तभी वहाँ पर एक तीसरा जीनियस पहुँच गया, जो कि एक मॉन्क होकर इन दोनों को ये समझा रहा था कि टाइटल को लेकर झगड़े करना बिल्कुल भी सही नहीं। उतने में किंग होंग कहती, ब्रदर शिव तुम तो कोई जेन मास्टर नहीं हो, मगर एक्टिंग तो काफी अच्छे से कर लेते। जिस पर शिव बताता है कि ये लुक तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए मॉन्क बना जाए। और उतने में सीनियर शेन सीधा मुद्दे पर आ गया। वो कह रहा था कि स्कॉलर रेसिडेंस में आया हुआ नया जूनियर काफी ज्यादा खतरनाक है। उसने ऑलमोस्ट सभी स्कॉलर्स को हरा दिया, तो अगर तुम लोग उसे हरा दो तो मैं हंसी खुशी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जो सुनते साथ ही होंग और शियो तुरंत ही किन्मो को सबक सिखाने के लिए रवाना हो गए। सभी डिसाइपल से तमाशा देखने के लिए बेकरार थे और वहीं पर किन्मो का पूरा फोकस था अपनी पढ़ाई पर। तभी हुलिंग उसे एक पेंटिंग के बारे में बताने लगी, जो कि जायंट टेप ने दिखाई हुई पेंटिंग से मैच करती है। किन्मो कह रहा था कि ये तो ओवरलॉर्ड बॉडी ट्रिपल एलिक्सर स्किल को रिप्रेजेंट करती, मगर यहाँ पर तो लियू हेंग रेल्म का नाम लिखा गया है और मैं फिलहाल 5 ल्यूमिनरीज रेल्म पर हूँ, इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जिंगयांग पैलेस से 5 ल्यूमिनरीज डायग्राम को आधा अधूरा ड्रॉ कर लिया था, तो अब मैं उसे इस पेंटिंग के साथ
कंपेयर करके स्टडी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इधर वे योंग तो काफी ज्यादा परेशान था। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो किन्मो को इन सीनियर्स के कहर से कैसे बचाएगा। और अब वो किन्मो को उन तीनों सीनियर्स के बारे में बता देता है कि कैसे वो लोग ट्रेनिंग से वापस आते साथ ही किन्मो से हिसाब बराबर करना चाहते। तो हुलिंग तुरंत ही वे योंग से उनके नाम पूछने लगी, जिस पर वे योंग बताता है कि सबसे पहले तो है शेन वान युन, यही स्कॉलर रेसिडेंस का लीडर है। दूसरी है युन किंग हंग, जो कि अपने फियर्स मूव के लिए जानी जाती। उसने तो हाल ही में एक वुल्फ को अपना गुलाम बनाया। और तीसरे का नाम है शिव, जो दिखता मासूम मगर है बहुत बड़ा कमीना। उसे तो बस अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करना है ताकि लोग बस उसकी तारीफें करते रहें। तभी शिव पीछे से पूछने लगा कि जूनियर, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे थे? अब उसे देखते साथ ही वे योंग तो डर के मारे दूर हट गया। अब शिव किन्मो से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा जंगली और एरोगेंट हो, इसलिए मैं यहाँ आया ताकि तुम्हें गाइड कर सकूं। जिसके बाद रूफ पर जाकर कहने लगा कि चलो जल्दी से अपना वेपन निकालो। तो किन्मो हुलिंग को दूर करते हुए इस बंदे से कहने लगा कि मैं अभी अभी टियानलू टावर से बहुत कुछ सीख के आया हूँ और तुम भी एकदम सही वक्त पर टपक गए, तो तुम्हारे साथ मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। जो सुनते साथ ही शिव ने किन्मो पर जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसे किन्मो बस अपने हाथ से ही रोक लेता है। और अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। इन दोनों ने अपने अपने ड्रैगन पावर का यूज करते ही वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। किन्मो भी इससे काफी दूर जाकर पुश हो चुका था। वो कहता है कि इस बंदे ने तो ड्रैगन एलिफेंट डीमन सबड्यूइंग सील का यूज किया। तब तक शिव एक बार फिर से उस पर भिड़ गया। किन्मो तो बस बड़ी ही तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। तो उस बंदे ने अपने ड्रैगन पावर का यूज करते हुए उस ब्रिज पर ही हमला कर दिया, जिससे वो ब्रिज ब्रेक होकर किन्मो उससे लटक गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शिव उस पर हमले करने लगता है, मगर किन्मो ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। यहाँ पर शिव अपने ड्रैगन का यूज करते हुए किन्मो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर किन्मो ने भी ग्रेट थंडर साउंड टेक्निक का यूज करते हुए उसकी जम के धुलाई कर दी। जो देख शिव गुस्से में आकर वास्ट सील को एक्टिवेट कर चुका, मगर वो एक्शन ले पाई इससे पहले किन्मो ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा दिया, जिससे वो बंदा कई सारी चट्टानें तोड़ते हुए पीछे की तरफ पुश होने लगा था। और फिर किन्मो उसे जेड वॉल से सीधा नीचे लाकर पटक देता है। किन्मो से कह रहा था कि तुम्हारी टेक्निक तो कमाल की है, मगर अफसोस कि तुमने उसे ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया। अब शिव की बेहोश होते ही हुलिंग सीधा उसके कपड़ों में घुस गई। उसकी स्टोरेज बैग ढूंढ रही थी, मगर उसे पता चला कि शिव तो एक नंबर का कंजूस है। तो वो कह रही थी कि स्टोरेज बैग नहीं तो क्या हुआ, तेरे कपड़े भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे। और फिर क्या, हुलिंग ने उसके कपड़े ही गायब कर दिए। तभी वे योंग किन्मो को बताने लगा कि जल्दी किंग हंग और सीनियर शेन भी तुम्हें कूटने आने वाले, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। मगर किन्मो को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो ये मुकाबला नहीं हारने वाला। इधर हंग अपने गुलाम को बता रही थी कि लोग बस इस किन्मो की तारीफें कर रहे, ये बंदा ब्लेड टेक्निक्स, मैजिक आर्ट, फीस्ट मूव और सोर्ड प्ले इन सब में माहिर है। मगर शिव को हराते वक्त इसने बस अपनी फीस्ट मूव का यूज किया और बस इस एक ही मूव के आगे शिव हार गया। जिस पर उसका गुलाम कहता है कि बॉस, मेरी ये डीमन ब्लेड बैटल में फोर्ज की गई थी, इसकी एक ही स्ट्राइक उस किन्मो को घायल कर सकती। इसलिए हंग ने अपने गुलाम को किन्मो का मुकाबला करने भेज दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ किन्मो पर स्नेक अटैक कर देता है। मगर किन्मो उतने ही स्पीड से साइड में हट गया। किन्मो कहने लगा कि इस बंदे के ओरिजिन के बारे में मैंने पढ़ा था, बुक्स के अकॉर्डिंग इन लोगों के पास अजूर ड्रैगन स्पिरिट बॉडी पाई जाती और साथ ही साथ उल्फ बॉडी भी। इतना कहते साथ ही किन्मो ने जेड वॉल से छलांग लगा दी। वो गुलाम भी ब्लेड से उस पर स्लैशेस रिलीज कर रहा था, मगर किन्मो उन स्लैशेस के दरमियान से गुजरते हुए ने डॉज कर चुका। अब उसने हुलिंग को अपने पॉकेट में छुपा कर रखा, जिसके बाद वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर किन्मो अपने फुटवर्क का यूज करते हुए इसकी ब्लेड को वापिस उसी की तरफ घुमा चुका। इन दोनों की फाइट में तो जेड वॉल की वाट लग गई। यहाँ पर किन्मो ने हेवन स्टीलिंग लेग का यूज किया था, जो कि ग्रैंडपा लेम ने उसे सिखाई थी। इस मूव का यूज करके वो बड़ी ही आसानी के साथ उस बंदे पर स्ट्राइक हिट कर रहा था और फिर किन्मो ने अपनी 2-4 लातों में ही उसे बुरी तरह से घायल कर उस पर ड्रैगन ही घसीट दिया। तो इस तरह से किन्मो ये फाइट भी जीत चुका था। वो हुलिंग को बता रहा था कि ये बंदा बैटल्स का जीनियस है, इसी वजह से मैंने इसे इतना घायल किया, तो मेरे ख्याल से इसकी दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। जो सुनते साथ ही हुलिंग ने उस बंदे पर 2-4 सिक्के डाल दिए। इधर हंग भी इस मुकाबले को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी कि तभी किन्मो उसके पीछे पहुंच गया। जो देख को
बंदी तो काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगी। वेल ये अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। किन्मो सोच रहा था कि इस बंदी ने तो क्लाउड ट्रेसेस एंड स्पैरो शैडो का यूज किया है और अब वो बंदी इसी मूव का यूज करते हुए कई सारे हमले करने लगी, मगर किन्मो का स्पीड भी कुछ कम नहीं था। वो इसी तेज रफ्तार के साथ किंग हॉन्ग की तगड़ी धुलाई करने लगा और फाइनली वो बंदी जैसे ही नीचे गिरी तब किन्मो अचानक से उसे गायब कर देता है। दरअसल उसने हॉन्ग को स्टोन पिलर में छपा दिया था। वो कहने लगा कि ये बंदी भी एक स्किल्ड फाइटर है, मगर ये अपनी ही टेक्निक को सही से यूज नहीं कर पाती। उसका पूरा ध्यान बस अपने स्टेप्स पर है और इसी वजह से मैंने इसे हरा दिया। वहीं पर वे योंग उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि भाई तुम तो गजब हो, आज तुमने 1 बाय 1 3 मुकाबले जीत लिए। जिस पर किन्मो कह रहा था कि इन तीनों के साथ फाइट करके मुझे काफी कुछ सीखने मिला, अगर कोई और मास्टर मेरा मुकाबला करे तो मजा ही आ जाएगा। दरअसल किन्मो इनडायरेक्टली शेन को चैलेंज कर रहा था। वहीं पर शियो उससे पूछने लगा कि बताइए आपको इस बंदे में ऐसी कौन सी खास बात नजर आई। जिस पर शाओ कह रहा था कि मैंने इसकी वीकनेस को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर इसके लाते और मुक्के तो एकदम टॉप नॉच है। इतना ही नहीं, इस बंदे के पास तलवारबाजी और मैजिकल आर्ट्स का भी नॉलेज था, तो मुझे इसका लगभग कोई खास वीकनेस नहीं मिला। मगर जब ये तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था उस वक्त मुझे इसकी हल्की सी कमजोरी नजर आई। तो शियो उससे इस कमजोरी के बारे में पूछने लगा, जिस पर शाओ कोई जवाब दे पाई इससे पहले अकेडमी की अलार्म बेल रिंग होने लगी, जो सुनकर ही सभी डिसाइपल समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो मसला जरूर हुआ है। इसलिए सभी लोग मेन गेट पर पहुँच गए। दरअसल वहाँ पर 2 कल्टीवेटर्स आ चुके थे। शाओ कहने लगा कि ये तो डाविस सेक्ट के लोग हैं। वहीं पर शियो बता रहा था कि डाविस सेक्ट यांगकांग के लीडिंग राइचस सेक्ट में से एक है। इनकी एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री और डीप रूट्स है। इन्होंने हमेशा खुद को कुनलुन माउंटेन में सेक्लूजन में रखा, तो आज ये अचानक से हमारे यहाँ पर क्यों आए होंगे। तभी डाविस का मास्टर कहने लगा कि मैंने सुना था यांगकांग एकेडमी में दुनिया के हर एक कोने का जीनियस मौजूद है, इसलिए मैं यांगजी अपने डिसाइपल लिन शुआन के साथ यहाँ पर नॉलेज हासिल करने आया हूँ। जिसके बाद उन लोगों ने मेन गेट पर एक इनयांग फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। तब तक यूजी भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो कहती है कि इन लोगों ने हमारे एकेडमी का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जरूर से इनके दिल में हमारे लिए ग्रजेस होंगे, वरना ये लोग बेवजह हमारे गेट को ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर हमने इन्हें यहाँ से भगा नहीं दिया तो ये बाहर जाकर हमारे एकेडमी को जलील करेंगे। इससे तो बगावत के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते। तो किन्मो कहने लगा कि कैपिटल के बाहर जितने भी फैक्शंस हैं, उन सब ने इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, मगर इसका असर अभी तक कैपिटल के अंदर नहीं हुआ था। इसीलिए तो ये लोग कैपिटल का माहौल खराब करने आ गए। इंपीरियल एडवाइजर ने भले ही ढेर सारे टैलेंटेड डिसाइपल को यहाँ पर एडमिट किया होगा, मगर डाविस सेक्ट के पास भी टैलेंटेड जीनियस की कोई कमी नहीं। ये लोग हमें चैलेंज करते रहेंगे। ये लोग चाहते हैं कि एम्परर एडवाइजर को पनिश करे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो लोगों का एम्परर के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। सभी सेक्ट बगावत पर उतर आएंगे। यहाँ पर तबाही का मंजर इतना भयानक होगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इधर इनयांग फॉर्मेशन से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही पैट्रियार्क वहाँ पर पहुँच गए। वो मास्टर यांगजी से पूछ रहे थे कि बताओ अब इस सब का क्या मतलब है। जिस पर यांगजी जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त, मैंने सुना था कि यांगकांग के पास इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं, जिनके मिस्टिकल पावर्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और उसी के दम पर यांगकांग नेशन सभी सेक्ट को अपने अंडर कंट्रोल लाना चाहता है। तो मेरे मास्टर ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था कि इंपीरियल एकेडमी के टैलेंट को चेक कर पाऊँ। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि आपका डाविस सेक्ट हमेशा हर मसलों से दूर रहता आया, तो फिर मैं ये समझूं कि आज आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जिस पर यांगजी कहने लगा कि हम अपने डाविस सेक्ट को रिवाइव नहीं करना चाहते, मगर हमारी बस यही एक उम्मीद है कि दूसरा कोई भी सेक्ट आपके यांगकांग नेशन का गुलाम न बने। खैर, आज से 3 दिनों तक मैं और मेरा डिसाइपल लिन शुआन यही रहेंगे। आपके टैलेंटेड डिसाइपल्स को यहाँ आकर उसका मुकाबला करना होगा। अगर आपके डिसाइपल्स में से किसी ने भी लिन शुआन को हरा दिया तो हम यहाँ से चुपचाप से चले जाएंगे और फिर कभी भी इंपीरियल एडवाइजर के कामों में टांग नहीं अड़ाएंगे। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि हाँ, ये तो मैं समझ गया, लेकिन अगर हमारे डिसाइपल इसे हरा नहीं पाए तब आप क्या करने वाले हो। तो यांगजी कहता है फिर तो इंपीरियल एडवाइजर ने ये जो सारे बदलाव किए हैं ये बेकार हो जाएंगे। तब एम्परर और इंपीरियल एडवाइजर को डिवाइन ओरेकल को फॉलो करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर एक नया रूलर चुना जाएगा, जो कि आपके यांगकांग नेशन से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ये सुनकर पैट्रियार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को हुक्म देते कि चाहे तुम कमजोर हो या पावरफुल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग माउंटेन के गेट पर आके डाविस के डिसाइपल को चैलेंज करो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिनों का वक्त है और इन 3 दिनों में तुम्हें इस बंदे को हराना होगा। जो सुनकर शियू कह रहा था कि ये लोग तो हमारे यांगकांग के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, तो क्यों न इन्हें अभी जाकर सबक सिखाया जाए। इसलिए सबसे पहले होंग लिन शुआन का मुकाबला करने पहुंच गई। वेल ये बंदा
लिनशियन लियू हेंग रेल्म का कल्टीवेटर था, मगर वो अपने ओपोनेंट्स के कल्टीवेशन लेवल पर अपनी पावर्स को सील्ड कर देता है ताकि मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का हो। अब होंग उस पर अटैक कर पाए उससे पहले लिनशियन ने अपने फॉर्मेशन को स्पिन करके एक ही झटके में उसे हरा दिया। वहीं पर किन्योन भी लिनशियन को हराने में फेल हो गया और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। लिनशियन ने बिना किसी मूव के ही ढेर सारे डिसाइपल्स को हरा दिया था, इसलिए किन्मो अपनी हेवनली आईज ओपन करके इस बंदे की पावर्स को चेक करने लगा। मगर तभी वहाँ पर यूजी का बड़ा भाई यानी कि सेकंड प्रिंस पहुंच चुका था। वो इन लोगों को बताता है कि डाओइस्ट सेक्ट को हम हल्के में नहीं ले सकते, इस बंदे का हाथ भी किसी तलवार जैसा शार्प होगा, साथ ही इसके ब्रश का एक ही स्ट्रैंड 5 ल्यूमिनरीज रेल्म के स्कॉलर को आसानी से हरा सकता। और तभी वहाँ पर काफी तेज थंडर बरसने लगता है। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक योद्धा को आता हुआ देख पाते जो कि कह रहा था कि मेरा नाम है कुंजियू और अज़ूर ड्रैगन आर्मी का मैं कैप्टन हूँ। यहाँ पर मैं लिनशियन से गाइडेंस लेना चाहूंगा, जिसके लिए लिनशियन भी राजी हो गया। कुंजियू से कह रहा था कि तुम लियू हेंग रेल्म के कल्टीवेटर हो, तो मैं भी अपनी 7 स्टार डिवाइन ट्रेजरी को सील करके तुम्हारा मुकाबला करूंगा। इधर शेन बता रहा था कि ये तो मिस्टिक रेसिडेंस का सीनियर है जो कि कुछ टाइम पहले ही जंग पर गया था। वह अज़ूर ड्रैगन आर्मी का जिक्र सुनते ही किन्मो को याद आता है कि ऐसे ही ट्रुप को उसने ग्रेट डाचू में देखा था। दरअसल यांगकांग नेशन का एक रूल है, वो अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग के लिए सीधे जंग के मैदान पर भेजा करते थे और जो भी वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा उसे डायरेक्टली ऑफिशियल पोजीशन से नवाजा जाता। इधर कुंजियू लिनशियन से कहने लगा कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके चैलेंज करूंगा, जो कि 4 मिनी स्टेशन बैटल फॉर्मेशन का हिस्सा है। ये टेक्निक मैंने खुद हमारे इंपीरियल एडवाइजर से सीखी थी। और अब कुंजियू ने वहाँ पर अपना बहुत ही भयानक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से अज़ूर ड्रैगन अपीयर होकर लिनशियन को अपने पावर्स के नीचे डोमिनेट करने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथ वो ढेर सारी तलवारों का फ्लो भी क्रिएट कर चुका था। यहाँ पर सभी लोग खुश थे कि इस बार उनके अकेडमी की ही जीत होगी, मगर सेकंड प्रिंस को पता था कि ये मुकाबला जीतना आसान नहीं होने वाला। वहीं पर लिनशियन ने इनियांग डाओ आईज को ओपन कर लिया, जिसके चलते वो कुंजियू के फॉर्मेशन को केयरफुली ऑब्जर्व कर सकता था। और फिर यहाँ पर लिनशियन को इस फॉर्मेशन में कमजोरी मिल गई, तो वो अपने स्पिरिचुअल ब्रश को स्पिन करते हुए अपनी एनर्जी क्रिएट कर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते कुंजियू इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ये मुकाबला हार गया। लिनशियन कह रहा था कि वाकई इंपीरियल एडवाइजर की स्वॉर्ड टेक्निक तो कमाल की है, मगर अफसोस तुम एडवाइजर नहीं हो। यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। सेकंड प्रिंस कह रहा था कि लिनशियन इतनी सारी भयानक तलवारों के बीच घिरा होकर भी उसने कुंजियू की कमजोरी को पहचान लिया। वाकई डाओइस्ट सेक्ट का ये डिसाइपल तो कमाल का है। इधर प्रिंसेस यूजी किन्मो से पूछ रही थी कि बताओ क्या तुम इस बंदे को हरा पाओगे, और उसी वक्त लिनशियन ने भी किन्मो की पावर्स को अपनी डिवाइन आईज से चेक कर लिया, तो तुरंत ही अपने मास्टर को बताता है कि इनमें से एक बंदे के पास बहुत ही भयानक पावर्स हैं। साथ ही मैंने इसके आंखों में 2 पुतलियां एक्स्ट्रा देखी, हो सकता है कि वो बंदा मेरे ट्रिक्स को आसानी से पढ़ पाए। जिस पर मास्टर यांगजी कहने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर के पास ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ट्रिमेंडस एबिलिटीज हो, तुम बस खुद पर यकीन रखो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इधर किन्मो कह रहा था कि ये बंदा लियू हेंग रेल्म का कल्टीवेटर है, यानी कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल। अगर वो अपनी डिवाइन ट्रेजरीज को सील भी कर दे तो भी मेरे उसके खिलाफ जीतने के चांसेस 50-50 होंगे। जिस पर होंग कह रही थी कि तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझते हो, क्या तुम वाकई 7 स्टार रेल्म वाले कुंजियू से भी ज्यादा ताकतवर हो। उतने में शेन उससे पूछने लगा कि अगर वो बंदा अपनी पावर्स को सील ना करे तो क्या तुम उसके खिलाफ जीत पाओगे। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि लाइफ एंड डेथ बैटल में मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, यकीन मानो मैं काफी ज्यादा खतरनाक हूँ। वो क्या है ना, तुमने अभी तक मेरे हाथों से मार नहीं खाई, इसलिए तुम्हें मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। जो सुनते साथ ही प्रिंसेस यूजी को शेन पर हंसी आने लगी। तभी होंग कहती है कि अगर तुम्हें खुद पर इतना ही यकीन है तो जाओ जाकर उसका मुकाबला करो। जिस पर किन्मो कहता है कि भला मैं मुकाबला करने क्यों जाऊं, मैंने तो तलवारबाजी का बस एक ही लेक्चर अटेंड किया था और वो भी आधा अधूरा, यानी कि मैं अभी तक तुम्हारी इंपीरियल एकेडमी की स्किल्स को मास्टर नहीं कर पाया। अगर मैं उस बंदे को हरा भी दूं तो भी इससे ये साबित नहीं होगा कि इंपीरियल एकेडमी स्ट्रांग है। और वैसे भी तुम लोग मुझे ग्रेट डाचू का आउटकास्ट बोलते रहते, साथ ही साथ तुम सभी लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो, तो भला मैं तुम्हारी इंपीरियल एकेडमी के लिए स्टैंड क्यों लूं। मुझे तो बस इस बात का अफसोस हो रहा कि तुम्हारे एकेडमी में ऐसा कोई बंदा नहीं जो लिनशियन को हरा पाए। उसकी बातें सुनकर सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था, इसलिए सेकंड प्रिंस यूशु इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गया। उसके लिए ये मुकाबला जीतना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो खुद रॉयल फैमिली का मेंबर है। अब यूशु ने यहाँ पर अपने 9 ड्रैगन्स इंपीरियल आर्ट का यूज करते हुए अपने 9 ड्रैगन्स को समन कर लिया। वहीं पर लिनशियन अपनी इनियांग डाओ आईज का यूज करते हुए यूशु की पावर्स को चेक कर रहा था। तब तक सेकंड प्रिंस
यूशु अपने ड्रैगन फायर का यूज करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है। किन्मो कह रहा था वाह, रॉयल फैमिलीज की टेक्निक्स तो वाकई गजब की है। और तब तक यूशु ने अपने ड्रैगन्स का यूज करते हुए लिन शुआन पर हमला कर दिया। तो अब लिन शुआन भी वहाँ पर अपनी मिस्टिक आर्ट का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके सामने यूशु के ड्रैगन तो एक सेकंड भी टिक नहीं पाए और फाइनली यूशु भी ये मुकाबला हार गया। वो लिन शुआन की इनेट सुप्रीम मिस्टिक पावर्स की तारीफें कर रहा था, क्योंकि ये बंदा वाकई गजब है। इधर शेन बता रहा था कि इस डाओइस्ट के पास तलवारबाजी, प्यूपिल टेक्निक, वाइटल एनर्जी और मैजिक आर्ट, इन सबका काफी गहरा नॉलेज है। इसमें तो कोई कमजोरी नहीं और बिना वीकनेस के हम इसे हरा नहीं पाएंगे। इधर पैट्रियार्क के हॉल में ढेर सारा तमाशा चल रहा था। सभी एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनका एक भी डिसाइपल लिन शुआन को हरा नहीं पाया। पैट्रियार्क तो बस अपनी आंखें बंद करके इन लोगों की बकबक सुनते जा रहे थे। हर एक मास्टर दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था कि उन्होंने ही अपने डिसाइपल को ठीक से लेक्चर नहीं दिए। और तभी एक स्पिरिचुअल सर्वेंट ने आकर खबर दी कि हमारे सेकंड प्रिंस भी मुकाबला हार चुके हैं, जो सुनते साथ ही इन सभी के सर शर्म के मारे नीचे झुक गए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यांगजी अपने डिसाइपल से कह रहा था कि तुम अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल करो, मुझे नहीं लगता कि काफी देर तक तुम्हें कोई चैलेंज करने आने वाला है। तभी लिन शुआन उसे बताता है कि मास्टर, ये सभी डिसाइपल अपने अपने realm के पावर हाउस है। साथ ही इंपीरियल एकेडमी के मास्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड हैं। जिस पर यांगजी कहने लगे कि हमारा सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी बस तुम्हारे जैसे एक ही जीनियस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाया। अगर इन सभी कल्टिवेटर्स को ग्रो होने का टाइम मिल जाए तो फिर कोई भी दूसरा सेक्ट इन्हें टक्कर नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमने शुरू में इनके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देना चाहिए, ताकि यांगकांग पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो जाए। इधर स्पिरिचुअल सर्वेंट्स तो पैट्रियार्क के हॉल में जाने से भी कतरा रही थी, क्योंकि इनमें से जो भी हॉल में गया वो इन गुस्से में लाल हुए मास्टर की मार खा के ही वापस आया। और तभी एक सर्वेंट जाकर पैट्रियार्क को बताने लगी कि आधा दिन गुजर गया मगर अभी तक कोई भी ली शुआन को चैलेंज करने नहीं जा रहा। जिस पर सोड हॉल के मास्टर जियान कहने लगे कि उस डाविस ने हमारे सभी डिसाइपल्स का कॉन्फिडेंस ही ब्रेक कर दिया। तभी एक दूसरा मास्टर बता रहा था कि हमने जल्दी से एडवाइजर को इसकी खबर देनी चाहिए, हो सकता है कि उनका डिसाइपल इस डाविस्ट को हरा दे। उतने में ही एल्डर बाशान तूफानी एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रही थी कि हमारी सभी डिसाइपल्स को एक जैसी ही ट्रेनिंग दी जाती तो उनका डिसाइपल भी जीत नहीं पाएगा, और अगर वो जीत भी गया तो भी ये बात फैल जाएगी कि एडवाइजर के डिसाइपल को छोड़कर यहाँ के सब डिसाइपल लूजर हैं, और फिर डाविस सेक्ट हमारे साथ बगावत पर उतर आएगा। उसके पीछे पीछे सभी राइचस सेक्ट भी ज्वाइन होकर हमारे खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम एक और मास्टर और उसके कल्टिवेटर को देख पाते हैं, जो कि यांगकांग एकेडमी को चैलेंज करने आगे बढ़ रहे थे। इधर इन मास्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इस डाविस्ट को कैसे हराए। उतने में ही पैट्रियार्क कहने लगे कि क्यों ना हम इंपीरियल एडवाइजर को यहाँ बुला ले, उन्होंने काफी दिनों से कोई लेक्चर नहीं दिया, शायद वो तलवारबाजी का एक दो लेसन इन बच्चों को सिखा पाएंगे। जिस पर बाशान कह रहे थे कि सिर्फ 3 दिनों में बच्चे ऐसी कौन सी टेक्निक सीखेंगे कि टाओइस्ट को हरा दे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप भी ऐसी बेतुकी बातें करोगे। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि शायद तुम भूल गए हो कि एडवाइजर एक टॉप जीनियस है। तो अब उन्हें बुलाने के लिए वॉर बेल बजाए जाने लगे, जो सुनते साथ ही एडवाइजर अपनी इंजरीज को दोबारा से कुरेदने का हुक्म देते हैं, ताकि सबको यही लगे कि वो अभी भी बुरी तरह से इंजर्ड है। जिसके बाद वो सीधे पैट्रियार्क के हॉल के सामने पहुंच गए। वो पैट्रियार्क को बताते हैं कि मैं बस 2 दिनों के लिए ही तलवारबाजी का लेक्चर दे सकता हूँ। साथ ही युआनचिंग भी किन्मो को घुरे जा रहा था, क्योंकि रिश्ते में वो किन्मो का सीनियर ब्रदर है। यहाँ पर किन्मो को एडवाइजर की बॉडी से ब्लड की स्मेल आने लगी। वो तुरंत ही समझ गया कि इतने दिनों तक इसके घाव भरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर से ये बंदा बीमार होने का नाटक कर रहा। और अब हॉल में आते ही एडवाइजर अपनी तलवारबाजी के लेक्चर को शुरू कर चुके। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कई सारे लोगों ने ऐसा क्लेम किया कि तलवारबाजी में सिर्फ 14 यानी कि 14 ही मूव्स हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से अगर सोड को किसी लिमिट या फिर रूल से बांधा जाए तो फिर सोड अपना वजूद खो देगी। यहाँ पर किन्मो उसने प्रैक्टिस की हुई टेक्निक को याद कर रहा था, जिसमें टोटल 14 मूव्स थी, मगर आज यहाँ पर उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। एडवाइजर बता रहे थे कि मैंने सोड की 14 बेसिक मूव्स को यूज करके एक नई मूव को इजाद किया, जिसे नाम दिया ग्रैंड लिu हेंग स्वॉर्डमैनशिप। तो अब मैं तुम सभी को मेरी उसी नई टेक्निक के कुछ बेसिक सोड मूव सिखाने जा रहा हूँ। जो सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तभी एडवाइजर कहने लगे कि लेक्चर को शुरू करने से पहले तुम सभी को एक बात याद रखनी होगी कि सोड का कोई शेप नहीं होता, वो हो सकती है आवाज या फिर लाइट, वाइटल एनर्जी या फिर सिर्फ आपकी एक नजर। ये लॉन्ग भी हो सकती है या शॉर्ट भी, सॉफ्ट भी हो सकती है या फिर हार्ड भी, और ये किसी भी एंगल से वार कर सकती
सकती है। अगर तुम लोग ये भूल गए कि सोड एग्जैक्टली दिखती कैसी है, तभी जाकर तुम मेरी सोड मूव को सीख पाओगे। और अब यहाँ पर उन्होंने अपनी 15वीं मूव को एक्टिवेट किया। उनके अपनी सोड को घुमाते ही वहाँ पर कई सारी सोड्स फॉर्म हो गई, जिससे वहाँ पर बहुत ही भयानक सोड ऑरा क्रिएट हो गई। यहाँ पर एडवाइजर ने अपनी इस मूव को एक नया नाम दिया, वो इसे कहते हैं बाउंडलेस सोड ऑरा। और अब वो अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसका नाम था कॉइलिंग सोड स्टाइल। इस मूव के एक्टिवेट होते ही तो मानो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया था। सभी डिसाइपल इसे देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इधर किन्मो सोच रहा था कि ओल्ड सोड मूव के अटैक स्ट्रेट लाइन में किए जाते थे, मगर इनकी कॉइलिंग सोड स्टाइल एक सरफेस को फॉर्म करती है, यानी कि अर्थ, हेवन और चारों दिशाएं ये सब मिलकर खुद ही एक सोड में तब्दील हो जाते। शायद यही एडवाइजर की ग्रैंड लियोहेंग सोडमैनशिप का मीनिंग है। इस बंदे ने तो वाकई कमाल कर दिया। इसी वजह से तो इन्हें टॉप जीनियस अंडर द हेवंस भी कहा जाता। इधर एडवाइजर इन सभी को अपनी वाइटल एनर्जी सोड में चैनल करने का हुक्म देते हैं, तो ये सभी डिसाइपल्स उनकी मूव को याद करके प्रैक्टिस करने लगे। बेचारा वे योंग ही सिर्फ एक ऐसा बंदा था जिसके सिर से पूरा लेक्चर ऊपर से चला गया। यहाँ पर किन्मो सोचता है कि इन सभी डिसाइपल्स की सोड ऑरा किसी हेयर से भी पतली होगी, और ये सब इसलिए क्योंकि इनकी वाइटल एनर्जी काफी ज्यादा थिन और स्ट्रांग है। लेकिन इनके मुकाबले मेरे वाइटल एनर्जी की ट्रेल बहुत ही ज्यादा मोटी है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इससे तो सोड ऑरा को फॉर्म करना इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना मैं अपनी वाइटल एनर्जी की ट्रेल को कॉइलिंग सोड स्टाइल का यूज करके स्प्लिट कर दूं। इसलिए वो अपनी वाइटल एनर्जी को स्प्लिट करना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी डिसाइपल सोचने लगे कि आउटकास्ट तो वाकई बेवकूफ निकला। लेकिन तब तक किन्मो ने अपनी वाइटल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा थिन हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, जिसके चलते वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने फाइनली अपनी वाइटल एनर्जी की ट्रेल को मास्टर कर लिया। उसकी आवाज बाहर मौजूद मास्टर ने भी सुन ली थी, तो बाशान कहने लगे कि ये तो सबसे बेसिक टेक्निक है जिसमें हम अपनी वाइटल एनर्जी को स्प्लिट कर सकते, और ये बंदा यहाँ आकर उसे सीख रहा। आखिर इस बेवकूफ को हमारी एकेडमी में एडमिशन कैसे मिल गई? आप जल्दी बता दो कि तुम में से रिश्वत किसने खाई थी? उतने में इस सोड हॉल के मास्टर जियान कहते, भाई आप अभी भी बैटल से लौटे हो, इसलिए आपको कुछ चीजें पता नहीं होगी। दरअसल इस बंदे का नाम है किन्मो, और ये ग्रेट डाचू का आउटकास्ट है। उसने ट्रायल के दरमियान हमारे दोस्त लिंगयुन को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके चलते हमारे एम्परर ने किन्मो को इंपीरियल प्रोटेजी के टाइटल से नवाजा है। जो सुनते साथ ही मास्टर बाशान लिंगयुन पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि तूने उस बच्चे पर सख्ती नहीं दिखाई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एम्परर ने ही रिश्वत खाई। जो सुनकर लिंगयुन कहने लगे, बाप रे, इस बंदे की जबान में तो जरा भी हड्डी नहीं, जो मन में आए वो बकता रहता। इधर युआनचिंग सोच रहा था कि मेरे मास्टर वाकई काफी ज्यादा कमजोर हो गए, इसलिए तो उन्होंने ऐसे बेवकूफ बच्चे को अपना डिसाइपल बना लिया। वही दूसरी तरफ किन्मो अपनी वाइटल एनर्जी को काफी ज्यादा एक्सपांड करके उसे बस एक छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है, जो देखकर एडवाइजर भी हैरान थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।